बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन पढ़नी है इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस क्या होती है। द ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड inheritance, and the study of transfer of gene from parent to offspring is called genetics। तो जेनेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है जेनेटिक्स में वो आती है जीन। जीन क्या होता है? इट इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इनकोड स्पेसिफिक प्रोटीन। जीन एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है। अब ये सबसे पहले जीन का जो वर्ड है ये किसने डिस्कवर किया था? ये विलियम बैटसन ने 1905 में डिस्कवर किया था, और इसको 1906 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेनेटिक्स में इसको यूज़ किया था। टू कोड फॉर, अच्छा, अब जीन का मतलब क्या है? अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी को देखें तो इसका मतलब होता है टू कोड फॉर इज़ यूज दैट मीन्स एवरी जीन कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन। द कंसेप्ट वन जीन वन प्रोटीन इन आल्सो यूज। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट यूज़ भी किया गया था कि एक जीन जो है वो एक प्रोटीन बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है एरियाज़ ऑफ जेनेटिक्स, कि हमने स्कोप पढ़ना है कि जेनेटिक्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जेनेटिक्स को देखें तो इसको दो मेजर एरिया में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लासिकल जेनेटिक्स। यूज़ इन जेनेटिक्स आर कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स। तो क्लासिकल जेनेटिक्स के 6 पॉइंट हैं जो हम क्लासिकल जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर अगर हम स्टडी करें, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग जेनेटिक्स ऑन एनिमल बिहेवियर, यानी कि कोई भी एनिमल है उसकी जो ट्रेट्स हैं वो वेरी कर रही हैं, तो वो डिपेंड करती है उसके एनिमल बिहेवियर को भी चेंज करती हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फील्ड ऑफ जेनेटिक्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट एंड काउंसल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जो भी कोई चेंज आती है, अगर वो किसी बीमारी की काज हो रही है या बीमारी की वजह बन रही है वो चेंज, तो फिर उसको डायग्नोज किया जाता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है, तो फिर आगे जाके ये पता लगाया जाता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर। इट फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हमने जीन की स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी सब फील्ड ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम किसी भी पॉपुलेशन को लेते हैं, उसके अंदर जीन्स की जो वेरिएशन आ रही होती हैं, जेनेटिक वेरिएशन, उसको स्टडी करते हैं। जीनोमिक्स में अगर हम देखें किसी भी एनिमल्स या किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर देख लें तो उसके अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हो गए तो उसको हम स्टडी करेंगे, तो उस स्टडी को हम कहते हैं जीनोमिक्स। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी क्लासिकल जेनेटिक्स की एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें हम किसी भी जीन को अल्टर करते हैं या कोई अपना डिज़ायर करैक्टर हम लेना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, तो फिर उसमें डिज़ायर्ड जीन हम डालते हैं, तो फिर वो डिज़ायर करैक्टर हमें देता है। नेक्स्ट आ जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स देखें तो इट गवर्न्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करैक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से कोई करैक्टर अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। दिस बेस्ड ऑन ग्रिगल मेंडल वर्क पब्लिश इन 1865। This work was rediscovered by Thomas Hunt Morgan in 1900, and he integrated chromosome theory of inheritance, core of classical genetics। तो पहले तो मेंडल ने काम किया था पी प्लांट पे, फिर उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने इसके वर्क को आगे लेके गया और
ड्रोसोफिला में इसने आगे एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें आगे इसने मेंडेलियन करैक्टर को स्टडी किया था। तो ये मेजर दो एरियाज़ हैं एरिया ऑफ जेनेटिक्स के जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स को देखें तो इट गवर्न्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करैक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि इसमें ये हमें मैकेनिज़्म बनाता है कि किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसने जो मेंडल ने वर्क पब्लिश किया था वो 1865 में, और फिर इसके बाद थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया 1900 में, और इसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो डिस्कवर की थी। नेक्स्ट आ जाता है स्कोप क्या है। अब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका स्कोप क्या होगा। फर्स्ट, जेनेटिक्स हैज़ स्कोप रोल इन फॉलोइंग फील्ड्स। वन इज़ जेनेटिक एज बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जेनेटिक्स जो है ये हमें बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। किस तरह से, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बायोलॉजिकल स्टडी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, पॉपुलेशन, टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो बायोलॉजिकल स्टडी में जेनेटिक्स का बहुत अहम रोल होता है। अब हम देखें यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, मेंडेलियन लॉ जो अभी हमने डिस्कस किए थे, आगे हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने यही देखा कि किस तरह से करैक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी तरह ये जो जेनेटिक्स है इसको एम्ब्रियोलॉजी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पॉपुलेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर को जब हम स्टडी करते हैं तो वो जीन की बेस पे स्टडी करते हैं। इसी तरह एवोल्यूशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन होती है तो वो जीन के अंदर चेंज आने की वजह से होती है। इसी तरह इकोलॉजी के इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या होता है जीन के ऊपर, तो वो भी हम जेनेटिक्स में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ जेनेटिक्स इन फूड प्रोडक्शन। रोल ऑफ जेनेटिक्स हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट एंड लाइफ स्टॉक, जिसमें आपने देखा होगा अगर प्लांट की बात करें तो बीटी कॉटन है। इसी तरह और भी बहुत सी राइस के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसी तरह वीट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो वो सारी हमने जेनेटिक्स के थ्रू ही तैयार की हैं। इसके बाद आ जाता है एनिमल्स की। अगर लाइफ स्टॉक में देखें तो आपने देखा होगा कि कुछ काउज का जो एक कह लें ब्रीड आया हुआ है जिसको हम साहिवाल की नस्ल कहते हैं या ऑस्ट्रेलियन नस्ल भी कहते हैं, तो वो भी इस जेनेटिक्स के थ्रू ही आया है। थर्ड रोल अगर देखें तो स्कोप क्या है, डिजीज़ कंट्रोल। जीन थेरापी हेल्प टू क्योर मैनी जेनेटिक्स बेस्ड डिजीज़, यानी कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको जीन थेरेपी के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो वो उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। फिर उसको आगे हम उसका क्योर जो है वो ढूंढते हैं। फोर्थ पे है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्विंग ऑफ वाइल्ड लाइफ कैन बी अचीव इन वन वे, बाई कंजर्विंग दी जर्म प्लाज्म ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब एक स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड हो रही है, तो अगर हमारे पास कोई एक एनिमल प्रेजेंट है तो हम उसके एम्ब्रियो से या उसके जाइगोट से या फिर उसके जर्मलाइन सेल से मटेरियल लेते हैं और फिर आगे उसकी ब्रीडिंग करवाते जाते हैं। तो फिर उससे हमें क्या, वो एनिमल्स दोबारा मिल जाता है। तो फिर हम इसी तरह एनिमल की ब्रीडिंग करवाते रहते हैं। तो जो हमारे वाइल्ड में एनिमल इंडेंजर होते जा रहे हैं तो उसको दोबारा रीजनरेट किया जा रहा है। तो वो भी जेनेटिक्स के थ्रू ही किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह इंसुलिन की तैयारी है वो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जीन थेरेपी,
इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ जेनेटिक डिजीज। तो ये सभी ये चारों पॉइंट जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है जीन मैपिंग, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीन मैप करना कि उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने जीन हैं और कौन कौन सा जीन क्या क्या करैक्टर शो करवाता है, तो वो भी हम जेनेटिक्स के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट है 6 पे बिहेवियरल जेनेटिक्स। इट स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग जेनेटिक्स ऑन एनिमल बिहेवियर, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर शो कर रहा है तो वो उसके करैक्टर की बुनियाद पे वो शो कर रहा है। उसके अंदर कोई एक ऐसा जीन है जो उसके बिहेवियर को चेंज करता है, दूसरे से अलग दिखाता है। तो ये हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। क्लिनिकल जेनेटिक्स क्या है? देयर आर सेवरल जेनेटिक डिसऑर्डर एग्जिस्ट, फिजिशियन आर ट्रेन टू डायग्नोज एंड ट्रीट। तो बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम जेनेटिक्स के ज़रिए ट्रीट करते हैं, जिसमें हेमोफीलिया आ जाती है, कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, और भी बहुत सारी हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ जाती है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इट फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। जीन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी वो भी हम करते हैं जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है ना 9th नंबर पे है पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल जेनेटिक्स। पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल जेनेटिक्स आर क्लोजली रिलेटेड सब फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। Population genetics is the study of distribution and change in allele. अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसको कहते हैं? इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज इन allele। किसी एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है या उसके अलील की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी स्टडी को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जीनोमिक्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरे जेनेटिक मेकअप को स्टडी करना, यानी कि जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसके अंदर जितने भी जीन हैं उसको हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जीनोमिक्स। जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कहा जाता है। जीनोम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। अच्छा, जीनोमिक्स क्या है? इट अलाउ द स्टडी ऑफ लार्ज स्केल जेनेटिक पैटर्न, जिसमें उसने एग्जांपल दिया है जीनोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स क्या है? तो सबसे पहले जेनेटिक्स स्टार्ट ही उस वक्त हुई थी जब मेंडल ने वर्क किया था। मेंडल वाज ऑस्ट्रियन मॉन्क, स्टडीड, इसने क्या किया था? पी प्लांट को स्टडी किया था 1856 में, और इसने दो ऑब्जर्वेशन की थी, एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और फिर इसके बाद मेंडल लॉ को रीडिस्कवर किया गया था कार्ल कोरन्स, होगो डेवरिज और एरिचबोन टेचरमार्क ने इसको रीडिस्कवर किया था। रोल ऑफ विलियम बैटसन। विलियम बैटसन ने क्या रोल, इसका क्या रोल है? हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसने मेंडल वर्क के ऊपर दो ऑब्जेक्शन लगाए थे कि ये मेंडल ने जो वर्क किया था उसमें उसने सिर्फ फैक्टर का नाम बताया था, जीन का नाम नहीं बताया था। तो फिर इसने आके उस फैक्टर को जीन में का नाम दिया। और दूसरा, इसने जो हेरिडिटी करैक्टर बताए थे वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे मेंडल ने, लेकिन विलियमसन ने बताया कि हेरिडिटी इज़ डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस होती है, यानी कि ये मतवातरली चेंज नहीं होती, किसी में चेंज हो जाती किसी में नहीं होती। Biologists were not sure about the application of law on all species. Bergson was most active promoter of Mendel's work in Europe. He coined many terms related to genetics, including genetics, gene and allele. तो इसने ये तीन टर्म्स जो हैं वो यूज़ की थी। इसके बाद है फिशर। फिशर ने फिर मेंडेलियन फैक्टर यानी जीन को ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया था, कि वो जो जीन के जो फैक्टर हैं, जो मेंडल ने कहा था कि कोई फैक्टर होते हैं जो करैक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो फिशर ने उसको ट्रेट का नाम दिया था। उसके बाद आता है थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इम्पोर्टेंस, स्कोप और हिस्ट्री हमने बताई, और इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।